हम पढ़ रहे थे चरक सूत्र 17 की अंत शीर्षी अध्याय। हमने शिर रोग पढ़ लिए, हृदय रोग पढ़ लिए, दोषों के मान विकल्प से व्याधि हुए भेद पढ़ लिए। अब 4th पॉइंट है 18 प्रकार का क्षय। तो लिखा है वातादि नाम मतलब वात पित्त कफ, रसादि नाम मतलब रस से लेकर शुक्र और ओज, है ना, शुक्र रस से शुक्र धातु, मला नाम मल और ओजस तथा ये 18 प्रकार के क्षय है। क्षय तत्र अनिलादि नाम उत्तम संक्षीण लक्षणम। तो ये देखो वात पित्त कफ इन 3 दोषों का क्षय, रसादि धातुओं का क्षय, रसादि 7 धातुओं के साथ मलों का क्षय, ओज का क्षय, ठीक है ना। ये 18 प्रकार के क्षय होते हैं। इनमें वात पित्त कफ 3 दोषों के क्षय के लक्षण पहले बता दिए गए हैं। कहाँ बताएं? वात पित्त कफ के क्षय के लक्षण कहाँ बताए? बोलो कहाँ बताए? कौन नहीं है क्लास में? चलो बताओ वात पित्त कफ के क्षय का लक्षण कहाँ है? इसने बोला ना पहले बता दिए गए, नहीं बताया? चल अब हम पढ़ते हैं 64। यहाँ आता है सबसे पहले रस क्षय घटते। अच्छा रस का स्थान क्या है? रस का स्थान बोलो। रस का स्थान, अरे आवाज नहीं आ रही क्या? रस का स्थान क्या है? हाँ, वहां पर रस नहीं रहेगा तो रस क्षय से क्या होगा? पहले घटते, ठीक है ना, मतलब अब उसको पाल्पिटेशन होने लग जाएगा, ठीक है ना। घटते सहते शब्दम आ गया ना, कि ऐसे लगेगा जैसे, क्योंकि हृदय में क्या है, वॉल्यूम कम हो जाएगा रस का, तो क्या होगा? फ्लक्चुएट करेगा। इसलिए क्या बोल रहा है? घटते सहते हृदय न उच्चे द्रवती, और कोई ऊंचे शब्द को सुन नहीं सकता हो, ये पता नहीं खतरनाक है। ये ऊंचे शब्दों को सहन नहीं कर सकता, मतलब शोरगुल होता है वहां पर, उसको कष्ट अनुभव होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर शूल्य होगा, शूल्यते मतलब शूल होगा। फिर हृदय ताम्यति, क्या वर्ड है? यही आएगा आपके क्वेश्चन आएगा, तो यही आएगा हृदयम ताम्यति। किसका लक्षण है? किसका हृदयम ताम्यति? अब लिखो हृदयम शून्यता नहीं है। क्या नहीं है लक्षण में? क्वेश्चन ये पूछेगा क्या है क्या नहीं। हृदयम शून्यता नहीं है, हृदय द्रव नहीं है, और हृदयम शूल्यते नहीं। ये 4 ऑप्शन आएंगे, क्वेश्चन आएगा आपके कौन सा रजक क्षय का लक्षण है? हृदय ताम्यति, हृदय शून्यता, हृदय शून्यते, हृदय द्रव। पक्का है? खत्म हो जाएगी कहानी, ठीक है ना। तो ये हृदय ताम्यति स्वल्प चेष्टस्यापि, क्या होगा? थोड़ी देखो, वो थोड़ा सा ऐसे सीढ़ियां चढ़ेगा सीढ़ियां उतरेगा, उसका दिल धक 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 पाल्पिटेशन, उसको खुद की हार्ट साउंड सुनाई देगी, ठीक है ना। तो वो, और वहां पर वेदना और थकान होगी उसको। तो ये याद रखना। श्लोक नंबर 64 घटते सहते शब्दम न उच्चे द्रवती शूल्यते रस हृदय ताम्यति स्वल्प चेष्टस्यापि रसक्षय। और सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन यही आता है, क्योंकि पहले नंबर पे इस साल आया था ना, ये धातुओं का क्षय आया था ना क्वेश्चन कॉलम मिलान में, अलग अलग धातुओं का क्षय आया था। अब आ जाओ रक्त क्षय का आधार। पहला, रक्त क्षय होने पर क्या होगा बताओ? कंसेप्ट क्या? पेरिफेरल सर्कुलेशन कम हो जाएगा ना,
पेरिफेरल सर्कुलेशन कम हो जाएगा, रक्तक्षय हो जाएगा, तो पता है स्किन को ब्लड सप्लाई, हाँ, तो वहां पर क्या होगा, न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, और फिर स्किन में क्या होगी, रुक्षता आ जाएगी, स्नेहांश भी नहीं जाएगा, न्यूट्रिशन नहीं जाएगा मतलब स्नेहांश भी नहीं जाएगा, तो त्वचा क्या हो जाएगी, परुषा स्फुटिता, फटने लग जाएगी। सर्दियों में त्वचा क्यों फटती है, क्योंकि पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है सर्दियों में ठंड की वजह से, तो पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन होते ही स्किन में सप्लाई कम हो जाती है, वहां भी क्या होता है सर्दियों में, फिर हम क्या करते हैं, वो मोक्ष कल बता रहा था यूं यूं करके, हाँ, वो वाला याद आ गया, क्या करते हैं, लोग बॉडी लोशन में डुबकियां लगाते हैं, हाँ, तो वो वाला, किलो किलो 2-2 किलो लड़कियां डब्बे खाली कर देती हैं, ऐसा मोक्ष का कथन था। तो परुषा स्फुटिता लाना, तो और स्किन डल हो जाएगी, सर्दियों में स्किन डल हो जाती है ना, अरे हो जाती है ना, यूं करके वो हेड आता है, तो म्लान, तो परुषा स्फुटिता म्लाना, त्वग रुक्षा रक्त त्वचा में रुक्षता आ जाएगी, तो समझ गए, परुषा स्फुटिता म्लाना त्वग रुक्षा रक्त संचय, ये याद रखना, रक्त क्षय का। फिर मांस क्षय होने पर क्या होगा, मांस का जो जो मेन मेन मसल्स है बड़ी बड़ी, देखो मांस क्षय विशेषण क्या बोल रहा है, स्फीक, सबसे बड़ी मसल्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस, तीन होती है ना, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, और कौन सी होती है, हिप की मसल्स, किसी को याद है हिप की मसल्स, पायरिफॉर्मिस, क्वाड्रिटेरस फेमोरिस, और नहीं याद, टेंसर फेशियल आटा, चलो कोई बात, तो, तो ग्रीवा, स्फीक और ग्रीवा, नेक की मसल्स होती है ना, ये वाली कौन सी होती है, ये वाली मसल्स कौन सी होती है बताओ, ये वाली, ये यहाँ से, क्या एसीएम, ये वाली मसल्स का क्या नाम है, ये जो यहाँ दिखती है ना किसी किसी के यहाँ, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, वेरी गुड, ठीक। किसी को बाय बर्थ, अगर किसी को बाय बर्थ एक क्लेविकल एब्सेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, किसी को बर्थ से एक क्लेविकल होती ही नहीं, एब्सेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, टर्म है उसकी, सुनी है एनाटॉमी में बीड़ी सी पड़ी तो, चलो जान ढूंढना, ठीक है। अब आ जाओ, ग्रीवो उदर शुष्कता, उदर, उदर की कौन सी मसल्स होती है बताओ, सबसे मेजर मसल्स कौन सी उदर की, रेक्टस एब्डोमिनस, और अरे जो सिक्स पैक दिखते हैं, किसके दिखते हैं, चलो गुड, तो ग्रीवा उदर शुष्कता, उदर आदि में, ग्रीवा में और इधर में क्या हो जाएगी, शुष्कता आ जाएगी, मतलब छोटे हो जाएंगे, तो मांसक्षय विशेषण शुष्कता। अब आ जाओ, मेद वाला बहुत इंपॉर्टेंट आपको, एनी, ये है ना, धातु क्षय के लक्षण, मल क्षय के, ओज क्षय का क्वेश्चन था इस साल एम्स वाले पेपर में भी था, और एबीजीटी वाले पेपर में था, ओज इतना इंपॉर्टेंट है, ओज का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना, ओज का क्वेश्चन था ये, कुछ था क्या, व्यत्यायति व्यतीतेंद्री, आया था क्या, व्यतीतेंद्री था ना, किसका लक्षण है, हाँ, आएगा ही, एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से, इस चैप्टर से, और दो आए थे, एक और क्या आया था, ये आया था ना, किसका क्षय का क्या लक्षण है, दांत दोषों के क्षय का कोलम मिलान में, दो क्वेश्चन आए थे ना यहाँ से। अब बताओ आप क्या पढ़ना है, अब देखो लिखा है, मेद क्षय होगा तो क्या होगा, क्योंकि मेद क्या कर रहा था, स्नेहन कर रहा था, संधियों का स्नेहन कर रहा था ना, तो पहला आएगा संधि नाम स्फुटनम, संधियों में फड़कन होगी या संधियां फटेगी, तो संधियों में क्योंकि वहां पर लुब्रिकेशन खत्म, ठीक है ना, कौन सा, अरे होता है क्या कुछ, संधियों के बीच में क्या होता है,
श्लेषक कब होता है, लेकिन मेद नहीं होता है क्या? स्नेहांश, ऑब्वियसली। चलो, ग्लानि अक्षनो आयास, नेत्रों में ग्लानि। अब बताओ नेत्रों में ग्लानि कैसे होगी? नेत्रों में ग्लानि, मेद का नेत्र से क्या रिलेशन है ये बताओ पहले। प्रतिपटल किसके आश्रित है? मेद का, एक नेत्र का। प्रतिपटल मेद के आश्रित है। क्या था? बाई तेजो जलाश्रितम द्वितीयम पिशिताश्रितम मेदस तृतीय अस्थि चापरम। आया था? कहाँ आता है ये श्लोक? कहाँ आता है? सुश्रुत उत्तर तंत्र फर्स्ट चैप्टर औपद्रविक अध्याय, तो वहाँ आता है। तो वो मेद, इसीलिए वहां पर मेद क्षय होगा। तो वो क्या है? और अच्छा एक बात बताओ, मज्जा के लक्षण किससे रिलेटेड होते हैं हमेशा? मज्जा वृद्धि का लक्षण नेत्र से, और मज्जा क्षय का भी नेत्र से। क्यों? क्योंकि वो मेद ही क्या है? मज्जा है। ये तो पता है ना आपको। मेद ही मज्जा, ये किसको पता है ये बताओ। आप में से किसी को ये डाउट है कि मेद ही मज्जा है? ये सही है या गलत है? चलो कौन कौन बोलेगा कि गलत है? जल्दी, जिस जो नया हो उसके लिए। मेद ही मज्जा है, मेरा ये स्टेटमेंट है। किस किसको, और किसको नहीं पता? चलो मैं बताता, आपको पता है हम रस से लेकर शुक्र धातु पढ़ते हैं। आपको पता है अस्थि बनती है, ग्रहणी चक्र में अस्थि बन जाएगी। अस्थि से मज्जा कभी नहीं बनती। अरे अस्थि तो पार्थिव अंश है, शुक्र की हड्डी बन गई। अब इससे मज्जा नहीं बन सकती, लेकिन इसके अंदर क्या आएगा? वायु प्रवेश कर जाएगी, वो वायु इसमें सुशीलता लाएगी, और फिर इसमें इस वायु के स्थान में क्या आ जाता है? मेद आ जाता है। क्या आ जाता है? मेद। और वो मेद का पूर्ण होने से क्या होता है? इसलिए हम एक श्लोक पढ़ते हैं, चलो मैं बताता हूँ। प्रीणनम जीवनम लेप स्नेहो धारण पूर्णे गर्भ उत्पादस्य धातु नाम श्रेष्ठ कर्म क्रमादि स्मृतम। किसने सुना है श्लोक? तो वो बोल रहा है कि लेप प्रीणनम जीवनम लेप स्नेहो धारण। धारण कौन करता है शरीर को? हमारा शरीर खड़ा कैसे है? किसके बाजू, किसके सहारे खड़ा है? हड्डियों के सहारे। वरना अगर हमारी बॉडी में अस्थि नहीं हो तो हम कैसे उग जाएंगे? अमीबा हो जाएंगे। ऐसा हम पढ़े थे। अमीबा हो जाते हैं। अमीबा कैसा होता है? पॉलीमॉर्फ होता है, वो अपनी शेप बदलता है क्योंकि उसमें हड्डियां नहीं। तो इसीलिए धारण और फिर पूरण। पूरण किसका कर्म है? मज्जा का। किसका पूरण होता है? मज्जा से अस्थियों का पूरण होता है। और वो पूरण एक्चुअल में होता क्या है? मेद। मेद का स्नेहांश, क्या बोलो? मेद का जो शुद्ध स्नेह है वो, या प्रसाद रूप है, वो कहाँ जाता है? मज्जा में जाता है। इसीलिए मेद का लक्षण, मज्जा का लक्षण, नेत्र का लक्षण साथ चलते हैं। समझ गए? तो ग्लानि अक्षनो आयास, आंखों में थकान सी लगेगी या आंखों में डलनेस रहेगी, वो बोलेगा मेरी आंखें नहीं खुल रही सही से। ठीक है ना? समझ गए ना सब? अब समझ गए। तो ग्लानि अक्षनो आयास एव च लक्षणम मेदसी क्षीणे, और ये मेद के क्षण। और पहला है तनुत्वम च उदरस्य, ब्रैकेट लगाना। अच्छा ये क्यों आया तनुत्वम च उदरस्य? ऐसा क्यों आया? तनुत्वम उदरस्य क्यों आया? क्योंकि मेदो व स्रोतस का मूल क्या है? कटि और व्रक, या फिर व्रक और बपावन, दोनों आचार्य के अकॉर्डिंग। तो व्रक और बपावन या कटि और व्रक, तो ये कटि वाला एरिया है, या फिर बपावन मतलब ये एब्डोमेन वाला पार्ट है। यहीं पर फेट हमेशा डिपोजिट होता है मेदो व स्रोतस के अंदर। ठीक है ना? अब वहां पर मेद क्षय हो गया तो सबसे ज्यादा क्षय कहाँ होगा? उसके स्रोतस के वहां होगा। समझ गए? इसलिए मैंने एक उदाहरण बताया था कि ऐसी कोई व्याधि जिसमें मेद दूष्य हो। कौन दूष्य हो? मेद दूष्य हो। कौन सी व्याधि है? प्रमेय। पहला तो प्रमेय है। हाँ चल, स्थूल भी मानो। तो प्रमेय है और स्थूल दोनों में क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है?
डायबिटिक नेफ्रोपैथी, या फिर किडनी फंक्शन चेंज हो जाता है। और जब किडनी फंक्शन अल्टर हो जाता है तो सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल हार्मोन का इन्फ्लुएंस खराब हो जाता है, क्योंकि जो भी हार्मोन है, सेक्सुअल हार्मोन, वो किसका डेरिवेटिव है? स्टीरॉयड का डेरिवेटिव है, मतलब एक फैट है वो, समझ गए? इसीलिए टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये कहां से सीक्रेट होते हैं? कहां से सीक्रेट होते हैं? किडनी से, नेफ्रॉन से, किडनी के एड्रिनल कॉर्टेक्स से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। तो फीमेल में तो कुछ होता ही नहीं है ना, फीमेल में तो टेस्टोस्टेरोन निकलता है उधर से, और मेल में एस्ट्रोजन निकलता है उधर से। और दूसरा, टेस्टिस, टेस्टिस की उत्पत्ति किससे हो रही थी? मांस, रक्त, कफ और मेद, इससे। हाँ, मारक प्लस मेद। तो मेद, तो वो मेद दृष्टि वहां भी होगी, इसीलिए वहां पर लेडिक सेल्स और सर्टोरी सेल्स से भी टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन कहां से सीक्रेट होता है? लेडिक सेल से होता है कि सर्टोरी सेल से होता है? ये भी नहीं आता? कितनी बार पीछे में क्वेश्चन है, उधर नीट में क्वेश्चन आता है। सर्टोरी सेल्स, देखना ठीक। तो वहां से भी क्या होगा, कोर्टिकोइड, स्टीरॉयड हार्मोन सीक्रेट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो मेद दुष्टि, उसकी उत्पत्ति मेद से हो रही, तो उसकी दुष्टि हो गई, अब वो फंक्शन नहीं करेगा। इसीलिए जो भी डायबिटिक पेशेंट होता है, स्थूल पेशेंट होता है, स्थूल के लिए क्या लाइन आई? कृच्छ विवाहिता आई। स्थूल आगे आप स्थूल पढ़ोगे, वो कृच्छ विवाहिता होता है, क्योंकि वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है, मोटा शरीर लेकिन हार्मोन। तो डायबिटिक वाला इसी चीज का शिकार होता है बेचारा, कि मन से कितना भी संकल्प करो लेकिन आखिर में हार जाते हैं। इसलिए अर्ली एज में डायबिटीज बहुत खतरनाक है, ठीक है, समझ गए? अब आ जाओ, तो तनुत्वम, उधर उधर का रिलेशन समझ, मैथ का रिलेशन समझ में आ गया? आ जाना चाहिए। चलो, और मज्जा का आ गया ना, मैथ से साथ मज्जा। अब आ जाओ, तो वापिस पढ़ता हूँ। सद्दु नाम स्फुटम ग्लानि रक्षण आया से एव च लक्षणम मैचिक क्षीणे तनुतम च उदरस्य। मार्क कर लिया, तनुतम च उदरस्य और सद्दु नाम स्फुटम ग्लानि रक्षण आया से एव च। फिर आ जाए अस्थि क्षय का लक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थि क्षय हो जाएगा तो अस्थि के उप धातु और मल क्या क्या है? केस, समश्रु, नख, ये सब क्या हो जाएंगे? गिरने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अस्थि का मल या उसकी उप धातु अब नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि उप धातु ही चली गई, अब धातु कहाँ है? तो उसकी, उसका मल कहाँ बनेगा, उसका उप धातु कहाँ बनेगी? बनना था जो बन गया। तो के से सम अश्रु लोम आदि प्रपत्न, वो गिरने लग जाएंगे, उनका नरिशमेंट नहीं होगा। तो वो नरिश करने के लिए वो धातु या फिर वो मल होना चाहिए। गेयम अस्थि, अस्थि क्षय लिंगम संधि शिथिल्यम। और अस्थि क्षय होगा तो संधियों में शिथिलता आ जाएगी, ठीक है ना, समझ गए? तो ये ब्रैकेट लगाना, संधि शिथिल। अब आ जाओ, अस्थि क्षय का लक्षण हो गया मज्जा क्षय। मज्जा कहाँ रहती है? ये पेन में जैसे रिफिल है ना, इस पेन में रिफिल है, वैसे मज्जा है छेद हर बोन में। इस कौन सी बोन में होती है? फ्लैट बोन में होती है, लॉन्ग बोन में होती है, या दोनों में होती है? मज्जा किस में रहती है, लॉन्ग बोन या फ्लैट बोन, या दोनों? ठीक, तो वहां मज्जा है। अब देखो लिखा, पहला क्या होगा, मज्जा यहाँ से चली गई, मज्जा चली गई, रिफिल निकल गया। अब इस पेन के अंदर वॉल्यूम बढ़ गया ना, एयर आ गई, तो ये बोल रहा है सीरियंती च एव अस्थिनि, अस्थियां, अब एयर आ गई तो बात इस अस्थि को और वीक कर देगी, और वीक कर देगी तो क्या होगा, बताओ क्या होगा? अस्थियां टूटने लग जाएगी, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है ना। तो देखो लिखा, दुर्बलानी लघु नीचे, दुर्बल और लघु हो गई। क्यों लघु कैसे हो गई बताओ? हवा चली गई, हवा चली गई और मज्जा निकल गया, गुरु था मज्जा, लघु हो गई। दुर्बल कभी ब्रेक हो सकती है। फिर प्रतत बात होगी। अब बताओ,
हमने आश्रय आश्रय भाव पढ़ा था, अस्थि और वात एक दूसरे के आश्रय आश्रय भाव में अपवाद है। क्या है कि जब अस्थि बढ़ती है तो वात घट जाती है, और वात बढ़ती है तो अस्थि घट जाती है, क्षय हो जाता है, अस्थि नष्ट हो जाती है। इसीलिए लिखा है क्या, प्रतत वात रोगी। क्वेश्चन आएगा किस धातु क्षय से प्रतत वात रोगी होता है, आंसर जाएगा मज्जाक्षय, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शीर्यंती च एव अस्तिनी, ये भी प्रतत ये भी मज्जाक्षय का है। तो छीने मज्जनी देहिना, ये हो गया मज्जाक्षय का। अब आ जाओ शुक्र क्षय 69, दौर्बल्यम। सबसे पहला तो है शुक्र क्षय, क्योंकि लास्ट धातु है, तो दौर्बल्यम पहला आएगा कि शुक्र क्षय होने पे शरीर में दुर्बलता। अच्छा, ये शुक्र क्षय कौन सा किस वजह से हो रहा है, अनुलोम क्षय है कि प्रतिलोम क्षय है, या दोनों है यहाँ? कौन सा शुक्र क्षय है? दो तरह से होता है ना शुक्र क्षय, एक तो रस से लगाकर शुक्र नहीं बन रहा है, और इधर शुक्र से शुक्र का ज्यादा क्षय हो रहा है। चला पढ़ते हैं। दौर्बल्यम मुक्षोष, ठीक है ना, तो दौर्बल्यम मुक्षोष, दुर्बलता रहेगी, मुक्ष मुंह सूखेगा उसका। फिर पांडुत्वम, यहाँ पांडुत्व में एक लक्षण है ना कि कोई व्याधि है, ठीक है ना, शरीर में थोड़ा सा डलनेस आ जाएगी, पीलापन। सदन, थकान रहेगी। श्रम, सदन का मतलब तो अकारण थकान है, और श्रम मतलब थकावट, काम की थोड़ा सा काम किया थकावट। फिर आया क्लेब्य, तो क्लेब्य किसके क्षय का लक्षण है, शुक्र क्षय का, ठीक है ना, याद रखना। और शुक्र अविसर्गश्च, क्षीण शुक्र लक्षण, शुक्र का विसर्ग नहीं होगा, ठीक है ना, मैथुन के समय शुक्र का अल्प निकलना या नहीं निकलना, ये लक्षण होगा। तो ये मार्क कर लेना, दौर्बल्य मुक्षो से पांडित्यम सदनम श्रमस क्लेप्यम, ठीक है ना, क्लेप्य याद रखना। अब इसके बाद क्या आया, ये धातुएं हो गई 7। अरे 7 धातुएं हो गई क्या, बोलो। अब आ जाओ, अब आया मल। मल में देखो पुरुष, तो पुरुष क्षय से क्या होगा, और आपको पता है मलों का क्षय शरीर में ज्यादा कठिन है, ज्यादा तकलीफ देने वाला होता है, ठीक है ना, इसलिए देखो पता क्षीणे स्वीकृति चांत्राणी पीडियंती ई मारुत, क्या बोल रहा है वो, कि शरीर में क्या हो जाएगा, पुरुष किसका धारण करता है, बताओ, पुरुष किसका धारण करता है, वायु और अग्नि का धारण करता है। अब पुरुष क्षय हो गया, अब वो किसको धारण नहीं कर पाएगा, उस वायु और अग्नि को धारण नहीं करेगा। अब क्या होगा देखो, शरीर में रुक्षता आ जाएगी। क्यों, पुरुष क्षय होने पर शरीर में रुक्षता क्यों आ रही है, क्योंकि अब वो बात रुक्षता लाएगी, क्योंकि वो पहले तो उसको धारण करा था, अब उसको धारण नहीं करा तो वो शरीर में वायु घूम के शरीर में रुक्षता लाएगी। अब क्या बोल रहा है, रुक्ष पुरुष की आंतड़ियों को पीड़ित करती है, आ गया ना पीड़ित, क्योंकि पहले तो उसको धारण कर रखा था पुरुष ने, अब वो वायु फ्री है, अब वो पीड़न करेगी किसका, आंत का। इसलिए लिखा है कि आत्राणी पीड़िया पीड़ियत नी मारुत, फिर रुक्षस्योन्नवयन, ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि उदर को टेढ़ा कर देगी। क्यों, पहले तो पुरुष ने धारण कर रखा था, अब वो कोष्ठ में गति करेगी तो उदर को टेढ़ा कर देगी, या फिर ऊपर उठा देती है और उदर में तिरछे और ऊपर चलेगी, ठीक है ना, तिरछी और ऊपर चलेगी। लिखा है कि कुक्षिम तीर्य ऊर्ध्वम च गच्छति, अधो क्यों नहीं जा रही है, बताओ, अधो क्यों नहीं जा रही वायु, इधर ये वर्ड क्यों लिखा है, वो तीर्य को और ऊर्ध्व जा रही, अधो क्यों नहीं जा रही, अरे बताओ, यहाँ पर ये वर्ड क्यों नहीं है कि वो ऊर्ध्व अधो और तीर्यक चली जाएगी, हाँ, क्योंकि अधो तो अनुलोमन है, अधो तो वात का अनुलोमन है, समझ गए, पुरुष के साथ अधो अनुलोमन में जाती है, लेकिन अब उसका क्षय हो गया। चलो पकड़ने लगे, अब आप कंसेप्ट पकड़ने लगे हैं। चलो 71, मूत्र क्षय का लक्षण। तो मूत्र क्षय में क्या होगा, पहले तो मूत्र का स्थान क्या है, मूत्र का संग्रहण कहाँ होता है, बस्ती में। तो तो मूत्र बस्ती में नहीं है, और जब बस्ती में मूत्र नहीं है या फिर बॉडी में मूत्र नहीं है, मतलब
क्या नहीं है डायरेक्ट रूप से, क्या किसकी कमी होगी? जब मूत्र नहीं बन रहा है या मूत्र कम बन रहा है, बस्ती में मूत्र नहीं है, इसका मतलब किसकी बॉडी में डायरेक्ट रूप से वाटर की कमी होगी। तो एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। क्या मैकेनिज्म है वो? रेनिन एंजियोटेंसिन क्या करता है वो? रास। वेरी गुड। वो वहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। किसमें? पीसीटी में। पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले, वहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो मूत्र, यूरिन ज्यादा कंसंट्रेट होगा और फिर वो बूंद बूंद करके ही इकट्ठा होगा, ज्यादा इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है? क्या बोल रहा है? मूत्र क्षय, मूत्र कच्छम आगे ना, मूत्र कच्छम, मूत्र बेवणियम, मूत्र का कलर चेंज हो जाएगा, कंसंट्रेटेड यूरिन आएगा। इसलिए लिखा है मूत्र कच्छम मूत्र बेवणियम एवं पिपासा बालते। पिपासा आ गई? अरे क्यों आ गई पिपासा? क्योंकि हाइपोथैलेमस ने कहा कि बॉडी में पानी की कमी है, पानी पी। बोला हाइपोथैलेमस ने। थ्रस्ट सेंटर कहाँ है? हंगर थ्रस्ट सेंटर हाइपोथैलेमस में है। तो पिपासा बाधते चस्य मुखम च परिशुष्यति, और मुख सूखा रहेगा। और यही तो है, मुख सूखना, पिपासा लगना किसका लक्षण है? उदक व श्रुतस का। किसका? उदक व श्रुतदुष्टि का लक्षण है। और उदक व श्रुतस इज डायरेक्ट रिलेटेड विथ मूत्र व श्रुतस और स्वेद व श्रुतस। ऐसी कंडीशन में अब स्वेद भी नहीं आएगा, स्वेद भी नहीं आएगा, मूत्र भी नहीं आएगा, पानी को रिटेन करने की कंडीशन है। इसलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों में आप बहुत ज्यादा पानी पीते हो लेकिन मिक्चुरेशन बहुत कम होता है, या यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि स्वेटिंग से बहुत ज्यादा निकल जाता है, बोलने से ही निकल जाता है। इसलिए यूरिन कंसंट्रेटेड ही आएगा, अधिकतर ऐसा होता है। ठीक है? और सर्दियों में स्वेटिंग नहीं होती है, इसलिए यूरिन की फ्रीक्वेंसी, रात को 2 बार उठना पड़ता है सर्दियों में रजाई में से। एक कोशिश तो रहती है कि ना ही निकलूं रजाई से, है ना, वरना एक बार निकल गई तो सारा गड़बड़ हो जाएगा मामला। कैसे? अच्छे से रजाई कंबल गर्म हो गया, फिर सोचते हैं कि यार अब बाहर निकल के ना आऊंगी तब तक तो ठंडा हो जाएगा रजाई कंबल, फिर थोड़ी देर लगेगी। इसलिए सोचते हैं बाद चलो सुबह उठ के ही करेंगे, यूं करके एक बार तो अवॉइड हो जाता है। होता है क्या? चलो, तो पिपासा बाधते मुखम च परिशुष्यति, ये ब्रैकेट लगाना। ठीक है? अब आ जाओ मलायनानि। देखो ये पढ़ा है, नाक कान नेत्र मुख लोमकूप, है ना, इनके मतलब ये क्या है? 5 इंद्रियों के मल। ठीक है ना? तो 5 इंद्रियों के मल हो गए ना, नेत्र का मल, नाक का मल, कान का मल और जीवा का मल होता है क्या? हाँ, दांत और जीवा का मल और एक लोमकूप का मल मतलब श्वेत। तो ये भिन्न भिन्न स्थानों में क्षय होने से जितने मल के स्थान है वे सब अपने अपने मल के क्षय होने पर लघु शून्य, लघु और शुष्क हो जाते। ऐसी लाइन कहाँ आई थी कि भाई मलों का अत्यधिक क्षय होना मलायनों में लघुता का लक्षण है, और मलों का अत्यधिक बढ़ जाना मलायनों में गुरुता का लक्षण है। कहाँ आया था? न वेगानदा, 7th चैप्टर। ठीक है? अब आया इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आया था। ये श्लोक सबको याद होना चाहिए। श्लोक नंबर कौन सा? वैसे तो अभी तक रस से लगाकर अभी तक के सारे याद करने हैं, रस से लगाकर 95 तक, 95 सॉरी 75 तक, तो 75 तक सारे याद करने हैं। अब क्या है? विभेति दुर्बलो अभीक्षण, भयभीत रहता है। तो विभेति दुर्बलो अभीक्षण ध्यायति व्यतितेंद्र, इस साल आया था। तो यहाँ ब्रैकेट लगाना, विभेति दुर्बलो अभीक्षण, फिर ब्रैकेट लगाना ध्यायति व्यतितेंद्रियम दुष्छायो दुर्मना रुक्षम। क्या है? दुष्छायो दुर्मना रुक्षम श्यामश्च एव ओजक्षे। देखो क्या क्या लक्षण है। पहले तो ये भयभीत रहेगा, डरा हुआ रहेगा, हमेशा डरा हुआ रहेगा, फिर बार बार चिंता करेगा, आया ना, तो चिंता करेगा, दुर्बल अभीक्षण, भयभीत और चिंता, तो चिंता करेगा। फिर ध्यायति व्यतितेंद्रिय, व्यतितेंद्रिय। अच्छा, ये ध्यायति का मतलब क्या है? बार बार ध्यान लगाएगा, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। अभी एक पेशेंट आई थी मेरे पास इस टाइप की पहले,
वो बार बार चिंता ही करती रहती थी। ध्याति व्यथितेंद्रिय, तो वो उसकी इंद्रियां व्यथित रहती है, ओवर थिंकिंग। फिर दुष्चायो दुर्मना, उसके शरीर का वर्ण, इसीलिए तो आया था ओज का क्या कर्म है, ओज का वर्ण, शरीर, अरे बोलते हैं ना शरीर की चमक, बल और वर्ण किसकी वजह से, ओज की वजह से। तो यहाँ पर बोल रहा है वो दुष्छाया दुर्मना रुक्ष। अच्छा रुक्ष क्यों आया, यहाँ रुक्ष वर्ड क्यों आया, मुझे बताओ रुक्ष वर्ड क्यों आया। हम्म, रस कम। और मैंने आपको स्नेहाध्याय पढ़ा चुका हूँ, वहां यही लाइन आई थी स्नेह के लिए, कि जब शरीर में स्नेह कम होता है तो क्या क्या कम होता है, रस से शुक्र तक, और फिर ओज तक, रस शुक्र ओजसाम हितम, कौन था, घृत, सर्पी, घृतम पित्ता निरम रस शुक्र ओजसाम हितम निर्वापणम मृदुकरम, आगे बलवर्ण प्रसाद। तो वो इसीलिए था कि वो स्नेहांश, किसका स्नेहांश, उस ग्रथ का कहा जाता है रस से लेकर शुक्र तक ट्रांसफर होता है, लेकिन ध्यान रखना केवल स्नेहांश। इसलिए तो पहली लाइन क्या है ओज की, ओजम स्निग्धम सोमात्मकम, क्या लाइन आती है पहली लाइन सुश्रुत में, ओज स्निग्ध है सौम्य है, तो स्निग्ध होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बोल रहा है वो कि ओज शय मतलब उसकी स्निग्धता चली गई, ऑब्वियसली ओज के 10 गुण है, उनमें स्नेह गुण भी चला गया, इसलिए रुक्षता आई। श्यामश्च एव, श्याम डल, अब आया डलनेस, च एव ओज क्षय, याद हो गया, ठीक है। अब आ जाओ ओज का लक्षण, यहाँ पर कितनी लाइन आई, ओज की 2 लाइन आई। तो कौन कौन सी लाइन है, पहली लाइन है ऊपर वाली, जन्म के बाद वाला ओज, कौन सा वाला, जन्म के उत्तर, जन्म के उत्तर या जन्म के बाद में जो ओज है उसकी लाइन कौन सी है, हृदय तिष्ठति, हृदय में जाके स्थित हो जाता है। क्या बोल रहा है वो, हृदय तिष्ठति मतलब, यहाँ पर तिष्ठति क्यों बोला, क्योंकि वो पहले कहीं और था, समझ गए, तिष्ठति मतलब वो पहले कहीं और से आया है, पहले कहीं और था। तो हृदय तिष्ठति यद शुद्धम, वह शुद्ध है, रक्तम ईशत सपीतकम, आया ना, रक्तम ईशत सपीतकम, ओज शरीर संख्यात, संख्यात का मतलब क्या है, मैंने बोला था संख्या मतलब जाना जाता है या जो ज्ञात है, संख्या मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान बोला था मैंने, तो जिसका सम्यक ज्ञान होता है या जो जाना जा सकता है उसको क्या बोला, शरीर, ओज शरीर संख्या मतलब वह शरीर में ओज कहलाता है। और तत्नाशा, क्या आया, तत्नाशा ना विनिश्यति, ये न यहाँ पर ना क्यों आया, ना मतलब नर के लिए आया, क्या आया, अरे संधि समझ में आ रही है क्या, जो नए हैं उनके लिए, त से न अलग हो जाएगा तत्, फिर न अलग होके नाशा, फिर एक न अलग हो जाएगा, ना अलग हो जाएगा, तत् नाशा ना विनिश्चित, समझ गए। वैसे नाशा त है, वो कौन सी विभक्ति चल रही है, इसमें कौन सी विभक्ति है, तत् नाशा ना विनिश्यति, पंचमी विभक्ति कौन सी, अरे ये तो है ना, तत् नाशात, एक त आ रहा है, तो त फिर ना विनिश्यति, उसके नाश होने से नर की मृत्यु हो जाती है, नर का नाश हो जाता है, ठीक है ना। तो अब आ गया 75, ओज की उत्पत्ति शरीर में कैसे होती है, ये आया कौन सा ओज, गर्भकालिक ओज, कौन सा है बताओ, अब आपको लग रहा है ना, ओज की उत्पत्ति तो प्रथम जायते ही ओज, प्रथम जायते मतलब सबसे पहले कहाँ बना बॉडी में, जैसे कि हम गर्भिणी परिचर्या में पढ़ते हैं, कौन से मास में गर्भ में ओज अस्थिर हो जाता है, अरे वाह शाबाश, मुस्कान शाबाश, रमन इसको मुक्का मारेगी,
चलो, पांच लिखा हुआ है। तो आठवें मास में ओज अस्थिर हो जाता है, फिर वो बाद में जाके उस गर्भ के हृदय में स्थित हो जाता है, माँ का माँ के शरीर में। तो इसलिए आ जाता है। इसलिए तो लिखा है कि जब बल वर्ण का उपचय होता है इसमें गर्भ में, तो कौन ग्लांत रहती है? एक किसका बल वर्ण हास हो जाता है? गर्भिणी का। ऐसे ही बोला ना, ऐसे होता है। अब आया प्रथम जायते ही ओज। पहले शरीर में किसकी उत्पत्ति होती? यही क्वेश्चन है कि सबसे पहले शरीर में किसकी उत्पत्ति होती? ओज की। शरीरे अस्मिन शरीरिणाम, किसके? मनुष्यों के शरीर में। नेट ही डिस्कनेक्ट हो गया। आवाज आ रही है ना? चलो, तो ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन, सर्पी वर्ण मधुरसम लाज गंधी। अब ऐसे पूछ सकता है वो कि ओज का, ये शरीर में सर्वप्रथम उत्पन्न ओज का वर्ण कैसा होता है? ऐसे भी पूछ सकता है वो, लाजा वर्ण, लाक्षा वर्ण, ग्रत वर्णी, पूछ सकता है ना। और ऐसे भी पूछ सकता है रस कैसा होता है, सर्पी रसम, लाजा रसम, ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है, गलत करने के लिए। तो ये ध्यान रखना है, सर्पी वर्ण मधु रसम लाज गंजी पिजाए थे। लाज क्या होता है? लाजा क्या होता है? लाजा देखा है क्या? लाजा किस किस ने देखा है? अरे कोई ऐसा प्राणी है आप में से जिसने लाजा नहीं देखा? नहीं देखा? हाँ, क्या पूजा नहीं देखा? लाजा होता है धान की खील, देखिए ना, धान की खील होती है, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट, अब आगे। तो ये याद रखना है, ठीक है, गर्भ के पहले और गर्भ के बाद वाला हो, मतलब जन्मोत्तर हो, जो जन्म वाला हो, जन्म से पहले वाला हो, ठीक है ना, ये दो। और इससे क्वेश्चन इस साल आया था, अब कभी भी आ सकता है, ठीक है। अब 76 77 मेरा फेवरेट। क्या क्यों है मेरा फेवरेट? क्योंकि हम हेतु पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अरे क्या पढ़ रहे हैं? त्रिसूत्र आयुर्वेद का। हाँ, हमारे इधर लाई बोलते हैं, लाही या लाई बोल सकते हैं, लाई, लाजा, कान की खीर। तो ये हेतु, अगर ये हेतु समझ गए ना, तो सभी का क्षय समझ में आ जाएगा, दो धातु मल का सबका। तो लिखा है देखो, पहला है व्यायाम। व्यायाम नहीं, अधिक व्यायाम, अत्यधिक व्यायाम, क्योंकि व्यायाम तो बोला है, लेकिन वहां अति व्यायाम जन्य व्याधि में क्षय बोला है। बोला है क्या? चरक सूत्र 7 में अति व्यायाम में क्षय आता है क्या, ये बताओ? अति व्यायाम जन्य उपद्रव में क्षय आता है क्या? मैं दिखाता हूँ श्लोक में, दिखाऊं? 33,
33 में देखो लिखा है श्रम क्लम क्षय, आ गया ना। श्रम क्लम क्षय तृष्णा रक्त पित्त प्रतामग अति व्यायामात कासो जरस सर्दी जायते, सर्दिश्च जायते। तो वहां क्षय आया, आया ना, क्षय मतलब धातु क्षय। तो यहाँ पर भी आ गया क्षय का हेतु अति व्यायाम, ठीक है। अनशन, अनशन कौन करता है? अरे जैन लोग करते हैं ना। अरे जैनियों के चलता है ना महीने महीने 40-40 दिन अनशन। कि आजकल आजकल के जैनी खाते पीने वाले वो किसी के रोके नहीं रुकते हैं ना। मुझे तो भूख लगी है। हाँ? वरना उन जैनी लोग बड़े खतरनाक। तो अनशन बोल रहा हूँ ना मैं, अभी तो बोला था मुझे बहुत भूख लगी, समझ गया ना। तो व्यायामो अनशन चिंता। अच्छा, घर पे नहीं खाती? घर पे नहीं खाती है? चलो बढ़िया। व्यायामो अनशन चिंता रुक्ष, रुक्ष आहार खाएगा। अल्प प्रमिताशन, देखो सभी ऐसे हैं जिसमें कम खा रहा है, बिल्कुल नहीं खा रहा है, उपवास रख रहा है, शरीर में ड्राई रुक्ष आहार जा रहा है, स्नेह अंश नहीं जा रहा है, वो सभी देखो। व्यायाम अनशन चिंता, चिंता गोला करना, चिंता पे गोला करना। तो चिंता से क्या होता है बताओ? चिंता से क्या होगा? क्षय कैसे होगा चिंता से? यस, रस, रस व श्रुत दृष्टि। और जब रस व श्रुत दृष्टि हो जाएगी तो फिर उत्तरोत्तर धातुएं नहीं बन पाएगी। तो समझ गए ना। अरे सुरभि, सुरभि त्रिफला, सुरभि, सुरभि त्रिफला बोलो, क्या होता है? सुरभि त्रिफला क्या होता है? सुरभि त्रिफला मतलब सुगंधित त्रिफला। और सुगंधित त्रिफला में क्या आता है? जाति फल, पूग फल और लवंग। अच्छा, ये तो त्रि जाते, तो गेला तेज पत्र तो त्रि जाते। सुगंधित त्रिफला में आता है जाति फल, पूग फल और लवंग। लिख लिया। तो सुरभि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लास में कोई डाउट है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। आ रहा है? अब आ जाओ। वृक्ष अल्प प्रमिताशन वात आतप, वात और आतप ज्यादा सेवन करेगा। भय, भय से भी क्या होता है? भोजन नहीं पचेगा, रस दुष्टि हो जाएगी, वात बढ़ेगी। शोक, अरे शोक तो अग्रह क्या है शोक का? शोक का अग्रह कोई बताएगा कि विद इन 5 सेकेंड? शोक का अग्रह, वेरी गुड। सुरभि ने देखो बस पूछने की देरी थी सर, मुझसे पूछो तो सही। अरे ये जिन लोगों को मैंने अग्रह पढ़ा दिया कई बार वो नहीं बता पा रहे, एक नई स्टूडेंट ने बता दिया, शर्म की बात है ना, शेम ऑन यू। अरे पुराने वालों, अरे जंग लग गया क्या बुद्धि के, पुराने हो गए तो। शोक शोषणा नाम, धातु का शोषण क्षय हो रहा है। वृक्ष पानम प्रजागरणम, वृक्ष पान करेगा रात को जागेगा। फिर कप शोणित शुक्राणाम, किस किस का? कप, शोणित और शुक्र। मला नाम चाहती प्रवर्तन, कप का ज्यादा प्रवृत्ति हो गई। रक्त, अच्छा रक्त ज्यादा रक्त निकल जाता है तो कौन कुपित हो जाता है शरीर में? वात। इसीलिए फिर मलानम से अत्यधिक मल निकल गए शरीर से हो जाएगा। कालो भू, भूतो गातस्य, या फिर क्या बोला? काल, काल का मतलब क्या है यहाँ पर? वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में धातु क्षय हो जाता है और बात आ जाती है। फिर भूतोपघात, भूतोपघात मतलब कोई इन्फेक्शन हो गया, वायरस बैक्टीरिया, तो हम किसी भी इन्फेक्शन वाली डिजीज के बाद
वीक हो जाते हैं ना, जैसे कोविड में लोग हो गए थे, सूख गए थे, बाद में खत्म, दुबला हो गया बेचारा, बाली खत्म, 1 महीने में क्या से क्या हो गया। तो भूतोगद आदि से ओज क्षय में कारण जानना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्षय, क्षय का मतलब क्या है, रस से ओज तक का क्षय, सबका क्षय हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे प्रमेय पीड़िका, ठीक है। तो यहाँ पर आया सप्त प्रमेय पीड़िका का वर्णन। देखो ये हेतु कौन से हेतु है बताओ, ये सारे हेतु किस व्याधि के हेतु है? प्रमेय के भी हेतु है। अरे प्रमेय के हेतु है, देखो लिखा है, गुरु स्निग्ध अम्ल लवण लवणानि अतिमात्रम समश्नताम नवम अन्नपानम निद्राम आस्या सुखानी च त्यक्त व्यायाम चिंता, व्यायाम छोड़ दिया, चिंता छोड़ दी, टेंशन फ्री, संशोधनम अकृताम, संशोधन नहीं कराएगा। फिर श्लेष्मा पित्तम च मेदसम मेदसश्च मांसम च अति प्रवर्तते, कफ पित्त मेद और मांस अत्यधिक बढ़कर ते रावृत गति वायु रोज। और वो बड़े हुए क्या क्या, कफ और पित्त मेद मांस क्या करेंगे बताओ, किसकी गति रोकेंगे? वायु किसकी गति रोकेगी? अरे लिखा है ना, देव रावृत गति वायु ओज, ओज आदाय गच्छति यदाम वस्ती तदा, वस्ती में आके ये सभी क्या हो जाएंगे, वायु द्वारा कुपित हो जाएंगे और बस्ती में लाकर इकट्ठे होंगे। फिर तदा वस्तिम, यदा वस्तिम तदा कृच्छो मधुमेह प्रवर्तते। यहाँ पर कृच्छो मतलब क्या है, कष्टकारी, क्रोनिक, कौन सी यहाँ पर एक कृच्छो मतलब क्रोनिक। यहाँ साध्यता असाध्यता नहीं बताई। वैसे आपको पता है मधुमेह की साध्यता असाध्यता क्या है? मधुमेह असाध्य यहाँ पे है, असाध्य, इसीलिए यहाँ कृच्छ बोला है, मतलब कुछ की दारू या कृच्छ प्रवृत्ति होती है। इसलिए क्या लिखा, ये मार्क कर लिया, नवम अन्न अम्मनम च पानम निद्रा आस्य स्वप्न सुखानि च। अब आ जाओ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 81। स कौन है यहाँ? यहाँ स कौन है? वह मधुमेह। कौन? हम जो प्रकरण पढ़ रहे हैं वो मधुमेह। क्या कर रहा है, मारुतस्य पित्तस्य कफस्य च मुंह मुंह, बार 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 वात पित्त कफ के साथ बार बार अपने लक्षण दिखाएगा, वात के लक्षण या पित्त के लक्षण या कफ के लक्षण। फिर दर्शयति आकृति, आकृति क्या होता है? आकृति किसको बोला है? निदान का पर्याय है, ठीक है। तो वो क्या, वो मधुमेह वातज पित्तज कफज अपने उसके अकॉर्डिंग अपने लक्षण दिखाएगा। और क्या बोल रहा है, क्षयम आप्यायते पुनः, और बार बार क्षय को प्राप्त होकर बढ़ जाता है। अच्छा क्षय को प्राप्त होगा तो बढ़ेगा क्या यहाँ पर, बढ़ क्या रहा है, धातुएं? नहीं, ये बोल रहा है कि ये धातुओं का क्षय होगा, यहाँ वर्ड आया तो बार बार क्षय को प्राप्त होगा, मतलब धातुएं क्षय को प्राप्त होकर कौन बढ़ेगा, आप्यायती, मतलब ये मधुमेह बढ़ेगा। समझ गए? अरे यहाँ लिखा है ना क्षयम, तो क्षय किसका होगा, वात पित्त कफ के साथ धातुओं का, और कौन बढ़ेगा, मधुमेह बढ़ेगा। इसीलिए तो लास्ट में जाकर मधुमेह। अच्छा वहां पर क्यों बोला है कि मधुमेह में दुष्य क्या है, बताओ, मधुमेह में दुष्य क्या है, बोलो। अरे सुरभि सरिता बोलो, मधुमेह में दोषी क्या है? मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, वो दीजिए, बच्चों जैसा क्वेश्चन है। मधुमेह में दोषी क्या है, ओज। हे भगवान, अभी ये लिखा है ना इधर, तेर आवृत गति वायु ओजम आदाय गच्छति, आया ना, ओज लिखा हुआ आ रहा है क्या? इसीलिए आप जब चरक निदान में या चिकित्सा में पढ़ोगे तो मधुमेह में दूषित क्या जाएगा,
अरे इसीलिए तो सुश्रुत मधुमेह को क्या बोलता है? ओजो में बोलता है यार। ओजो में क्यों बोलता है? क्योंकि पहले वो शुरू हुआ था रस रक्त आदि धातुओं से मैनिफेस्ट होना। मेद से शुरू हुआ था, मतलब रस के समान गुणधर्मी, रस रक्त मांस मेद, वहां से मैनिफेस्ट होता होता अस्थि मज्जा शुक्र, मेद के बाद मज्जा शुक्र, और शुक्र के बाद कहाँ चला गया? अरे मज्जा शुक्र, और फिर उससे पहले एक और चीज आई, लसिका। लसिका मतलब क्या? लसिका क्या है? हमारी बॉडी का क्या है लसिका? इम्यून सिस्टम है। अरे लसिका में को लसिका में क्यों बोला है? क्योंकि वो वहां इम्यून सिस्टम में संप्राप्ति हो रही है मधुमेह की, प्रमेह की, लिम्फ नोड के वहां। तो लिम्फ नोड हमारे शरीर का प्रोटेक्टिव ऑर्गन है, इम्यून सिस्टम है। और फिर ओजो में, ओज इज इक्वल टू व्याधिक क्षमत्व बल, तो लास्ट में खत्म हो जाता है इम्यून सिस्टम। इसीलिए एड्स एड्स HIV एड्स में क्या बोलते हैं? ओज क्षय हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी व्याधि है जहां पर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ डिजीज रिलेटेड विद इम्यून सिस्टम। समझ में आई क्या? एड्स को एड्स क्यों बोला है? क्योंकि इम्यूनो डेफिशिएंसी क्यों हो रही? क्योंकि ओज क्षय हो रहा है वहां। फाइनली संप्राप्ति ओज तक चली जाती है वहां, इसलिए बाद में वो। पहले तो बोलो कि मेरी बात समझ में आएगी, मैं इतना आगे चला गया, आप तो पीछे रह गए। सबको आ गई? अरे छोटा सा इन्फेक्शन हो गया सब चली गई ना। इसीलिए मैंने अभी बोला कि वो मधुमेह वातक प्रमेह, क्योंकि वो लास्ट में कहाँ चला जाता है? मज्जा में, वसा में। अरे वसा, मज्जा और ओज और लसिका, ये चार ही तो है। तो वहां तक मैनिफेस्ट हो जाता है जहां पर इम्यून सिस्टम की लास्ट स्टेज है। और ओज से आगे तो कुछ है ही नहीं, तो स्वाहा है। ठीक है ना? अब आया प्रमेय पीड़िकाओं के स्थान। 72 क्या आया? कि प्रमेय पीड़िकाओं की उत्पत्ति, सॉरी, तो प्रमेय पीड़िका की उत्पत्ति और स्थान। तो इस मधुमेह के उपद्रव स्वरूप, किसके? इस मधुमेह के उपद्रव स्वरूप। यह मधुमेह को मधुमेह क्यों बोला, प्रमेय क्यों नहीं बोला? क्योंकि पहले वाले सारे कवर करके बोल दिए। मधुमेह बोलना मतलब, मधुमेह का मतलब क्या? कि वो वातक प्रमेह की लास्ट कंडीशन है, उससे पहले कफज और पित्तज आ गए उसी में। समझ गए? चलो इसका एक आंसर दे, इसको समझाते हैं। जब एग्जाम में वाइवा होता है तो टीचर बोलता है कि रोल नंबर 76 तक आना, रोल नंबर 76 तक आ जाना। इसका मतलब पहला दूसरा नहीं आएगा, 10वां नहीं आएगा, 50वां नहीं आएगा, आना है। तो समझ गए ना? इसी तरह से मधुमेह बोलने का मतलब क्या? 1 नंबर से 19 नंबर तक आ गए। समझ गए क्या? चलो अब आ जाओ। उपेक्षा या अस्य जायते पीड़िका, किसकी उपेक्षा से? इस मधुमेह की या प्रमेह की उपेक्षा से करने पर जायते पीड़िकाएं हो जाती। कौन सी? दारुण 7 पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती अच्छा, यहाँ आप पीड़िकाओं से मतलब क्या समझते हो ये बताओ। आप पीड़िका से फुंसी समझते हो क्या? आज मेरे को पूछना ही पड़ा, क्या करूं मजबूरी में। कभी भी पीड़िका नाम आ जाता है आप सोचते फुंसी है वो। माइंड में पहले यही आता है ना। अरे मैं बिल्कुल आप जैसे सोचता हूँ, मैं आपके जैसा ही सोचता हूँ, आपके जैसा ही सोचना चाहता हूँ, ताकि तभी तो पता चलेगा कि आप क्या सोचते हो। तो आप पीड़िका का मतलब कौन सी समझते हो? हाय मेरे पिंपल्स हो गया, वो पीड़िका है आपके लिए। बस, और उससे ज्यादा आप पीड़िका का कुछ मतलब ही नहीं निकालते। ठीक है ना? लेकिन पीड़िका मतलब वैसा नहीं है। तो मुस्कान पे, मुस्कान आ गई मुस्कान पे, है ना?
चलो, तो यहाँ रखा है पीड़िका सप्त दारुणा। मांस, इसका स्थान देखो, मांसलेशु अवकाशेषु, तो मांसल अवकाश में, मांसलेशु अवकाशेषु। फिर मर्मसु अपि च संधिषु, कहाँ कहाँ होती है? मांसल अवकाश में, मर्म और संधियों पर। तो याद रखना प्रमेय पीड़िकाओं के स्थान कौन कौन से हैं बताओ। अगर क्वेश्चन आया प्रमेय पीड़िकाओं के क्वेश्चन, तो क्या आएगा प्रमेय पीड़िकाओं के स्थान? तो बोलो। मांसलेशु अवकाशेषु मर्मसोपी संधिषु, यहाँ होती। अब देखो कितनी पीड़िकाएं हैं टोटल, बोलो। 7। कौन सी? सकजा, मेरे साथ बोलना आप, बोलो सकजा, ऐसे बोलना है सकजा, सल, विनबी। क्या? सकजा, सल, विनबी, मतलब शराबिका कच्छपिका जालिनी, सकजा तीन एक साथ याद रखनी। तो शराबिका कच्छपिका जालिनी। अब देखो सर्षपिस तथा अलजीविनताख्या च विद्रति च इति सप्तमी। तो ये 7 प्रमेय पीड़िकाएं, लेकिन आपको ट्रिक क्या याद रखनी? सकजा स अल विनबी। बोलो बोलो, अपने आप याद हो जाएगा, वो सीक्वेंस याद हो जाएगा, तो सीक्वेंस बहुत जरूरी है। सकजा स अल विनबी, शराबिका कच्छपिका जालिनी, सकजा, फिर सर्षपी अलजीविनता विद्रति, ये होगी 7। अब आ जाओ आगे, फटाफट फटाफट। शराबिका, तो शराबिका मतलब शराब देखा है क्या आपने? शराब कैसा होता है? यूं होता है ना। अरे मटके के ऊपर जो हम ढकते हैं, मटके के ऊपर ढकने के आता है ना मिट्टी का, वो शराब होता है। तो वो कैसा होता है? यूं होता है। हाँ, कसोरा यूं होता है, यूं। ठीक है ना? तो लिखा अंतो उन्नता मध्य निम्ना, ठीक है ना? किनारे से ऊंचा होता है ना, यूं होता है ना, किनारे से ऊंचा, और मध्य में निम्ना दबा हुआ होता है, वही तो शराब है। और हम शराब संपुट करके क्या करते हैं? ऐसे 2 शराब का संपुट करके कपड़ मिट्टी कर लेते हैं, ऐसे करते हैं ना, 2 गोल गोल शराब, फिर कपड़ मिट्टी करके उसमें कुछ भी फूट लगाते हैं। तो एक शराब की बात कर रहा हूं मैं, तो एक शराब साइड से उठा हुआ, बीच से दबा हुआ, इसीलिए लिखा है अंतोन्नता मध्य निम्ना श्यामा। शावा, शाव का मतलब, शाव का मतलब क्या होता है? ब्लैक नहीं, काली आभा लिए हुआ, क्लेद रुगान्विता। अच्छा, शाव वर्ण कैसे समझोगे? शाव वर्ण कैसा होता है? कभी सुबह उठे हो क्या? सुबह उठे हो कैसे? सुबह, सुबह सूर्य उगने से पहले, बिल्कुल सूर्य नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, सूर्य की किरणें ही नहीं आई है, उस टाइम जो एनवायरमेंटल का कलर रहता है, वो कलर शाव, ठीक है ना? उस टाइप का कलर, वो जो इसने बोला ग्रेइश, तो ठीक है, वो वैसा ही रहता है। अरे सुबह 6 बजे के टाइम जब सूर्योदय नहीं होता है, उससे 5-10 मिनट पहले जो होता है ना, ना अंधेरा होता है ना उजाला होता है, वो शाव टाइप। प्रीति तू हाँ बोल रही है? मॉक्स प्रीति हाँ बोल रही है सूर्योदय से पहले वाली बात पे। समझ गए? अच्छा, एक बार उठी थी क्या? तभी तो मैं उसी दिन की बात कर रहा हूँ। चलो आजा। तो ये आ गया शावा क्लेद। अच्छा, क्लेद क्यों होगा? क्योंकि ये कफ और मेद की अधिकता वाली है, बताओ, याद रहेगा? ये 3 पीड़िकाएं कौन सी? सकजा, ये 3 कफ और मेद की अधिकता वाली, इसीलिए क्लेद और रुजा होगी इसमें, ठीक है ना? रुजा युक्त होगी। शराबिका साथ पीड़िका शराब आकृति, शराब आकृति होती है, इसलिए इसका नाम शराबिका है। तो पहली लाइन याद रखना है, अंतो उन्नता मति निम्ना शाव क्लेद रुगान्विता, बस। अब जो कच्छपी, कछुआ देखा है? यूं होता है, फिर यूं, यहाँ से ऐसे होता है ना कछुआ। कछुआ नहीं देखा क्या? वो अंदर पैर कर लेता है, फिर कछुआ। तो क्या लिखा है? अवगाढ़, गहराई में वेदना हो, क्योंकि ऐसे उठा हुआ है ना वो यूं करके, उसके अंदर डीप में डीप सीटेड पेन होगा।
तो जिस पीड़िका में गहराई में, इसलिए लिखा अवगाढ़ हरति निस्तोदा। और महा, कछुआ बड़ा होता है ना, अरे शराब तो इतना सा होता है, कछुआ इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा। और उससे भी बड़े कछुए होते हैं, टर्टल देखिए ना, बड़े सी टर्टल होते हैं, 250 साल एज होती है उनकी, सी टर्टल की एज। और आज आज की तारीख में पृथ्वी पर सबसे लंबी आयु उन्हीं की है। सबसे लॉन्ग एज सी टर्टल की होती है 250 साल, 300 साल, ठीक है ना। तो महावास्तु इसलिए वो बड़े एरिया को कवर करती है, याद रहेगा परिग्रह। तो जिसका घेरा दूर तक होता है होगा ना, कछुआ बड़ा होता है। तो जिसका मूल भी बड़ा हो और जिसका परिग्रह भी दूर तक हो, जो स्पष्ट में देखो लिखा सुलक्षणा। सुलक्षण क्यों आया, क्यों आया सुलक्षण? मैंने बोला था मेद और कफ की अधिकता वाला। कच्छप पृष्ठाभा, कछुए की पृष्ठ की आभा वाला। देखिए ना, कछुए की पृष्ठ में ऐसे 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 सितारियां होती हैं, पीड़ का कच्छ भी पता। तो ये ब्रैकेट लगाना, अवगाढ़ निस्तोदा महावस्तु परिग्रह। महावास्तु से क्या लगाओगे, महावास्तु से लगा दोगे ना। महावास्तु से लगा दोगे। अब आ जाओ जालिनी। जालिनी में क्या होगा, जाल होगा, जहां से क्या निकलेगा, सीक्रेशन निकलेगा। सीक्रेशन क्यों निकलेगा, क्योंकि कफ और मैदे, ठीक है ना, याद रहेगा। तो स्निग्ध स्राव निकलेगा क्योंकि कफ और मैदे और जाली है, नेटवर्क है। देखो लिखा स्तब्धा सिरा जालवती, जकड़ा खिंचाई, खिंचाव रहेगा, जकड़ाहट युक्त रहेगा। सिरा जालवा, सिरा का जाल रहेगा, ठीक है ना, कैपिलरी नेटवर्क। फिर स्निग्ध स्राव, कैसा स्राव होगा, पिछल चिकना या स्निग्ध स्राव होगा। महाआशया, क्या बोल रहा है कि आशय में गहराई में वर्णन होगा। फिर बोल रहा है रुजा निस्तोत बहुला, रुजा और निस्तोत या रुजा और तोत से अधिक होगी। और लिखा है सूक्ष्म छिद्र। अब जब जिसमें सूक्ष्म छिद्र आ गई वो कौन सी होगी बताओ, सूक्ष्म छिद्र वाली जाली में, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसमें ब्रैकेट लगाना, स्तब्धा सिरा जालमती स्निग्ध स्राव महाशय। तो स्निग्ध स्राव महाशय इंपॉर्टेंट है, रुचा निस्तोत बहुला भी इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म छिद्रा से तो अपने आप लगा दोगे, कभी नहीं पूछेगा। सरसपी, सरसपी का मतलब क्या, सरसों के दाने देखे, राई के दाने देखे हैं क्या, छोटे 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 छोटे, बार बार बहुत सारी पीड़िकाएं। तो वो तीन चीज जो कौन सी थी, मेद और कफ की अधिकता वाली थी। बाकी अब कौन सी होगी, पित्त की अधिकता वाली होगी। तो पित्त के लक्षण आएंगे, कौन से लक्षण आएंगे, किसके लक्षण आएंगे, अगले 4 से लगाकर 7 तक पित्त के लक्षण आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। तो पित्त के लक्षण कैसे आएंगे, दाह होगा, पाक होगा, रुचा होगी, ज्वर होगा, राग होगा, ये सब लक्षण आएंगे, ठीक है ना। देखो लिखा प्रयास ऐसे। तो देखो पीड़िका नामाती, ना अति महती मतलब जो ज्यादा बड़ी नहीं हो, मतलब कैसी होगी, अरे छोटी छोटी होगी, कैसी होगी, नाती महती मतलब छोटी छोटी। क्षिप्र पाका, क्षिप्र पाका मतलब क्या आ गया, पित्त आ गया। तो क्षिप्र पाका महारुचा, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। तो क्वेश्चन आएगा क्षिप्र पाका महारुचा कौन सी, सरसपी। फिर लिखा है सरसपी सरसा बाबा भी पीड़िका भी स्थिता, छोड़ देना, ये नहीं पूछेगा सरसा बाबा जैसी कौन सी बच्चे लगा देगा, ठीक है ना। अब आया अलची, क्या आया, अलची, इंपॉर्टेंट है अलची, ठीक है ना। तो देखो अलजी में, मैंने बोला ना अलजी में भी क्या होता है, विदा होता है, दाह होता है, जोर आएगा, पित्त शुरू हो गया था ऊपर से। तो देखो लक्षण क्या आएगा, दयति, पित्त का लक्षण। त्वचम उत्थाने, तृष्णा, किसका लक्षण है, तृष्णा किसकी वजह से होती है, तृष्णा, तृष्णा में दोष क्या है, वात पित्त, ठीक है ना। तो यहाँ पर पित्त, मोह वात पित्त, ज्वर प्रताप, ज्वर आ गया, दाह आ गया, तृष्णा आ गई, पित्त। विसर्पयंती, तो विसर्पति, निशम, दुखात, दहती अग्निर इव अलजी, आग की तरह जलाएगी, कौन, अलजी। इसलिए तो बोल रहा था मैं, यही आएगा विसर्पयंती निशय दुखवत दहती इव अलजी, अग्नि रिव अलजी, ठीक है ना। ये याद रखना है। तो अलजी में क्या, सरसपी में क्या, पित्त आ रहा है, तो आप पकड़ लोगे ना। जिसमें स्निग्ध स्राव आएगा वो, अरे देखो सब में आ रहा है ना,
श्लक्षण स्निग्ध कफ के लक्षण आ रहे हैं ऊपर के 3 में, फिर अगले वाले में पित्त के लक्षण आ रहे हैं। फिर आए देखो विनता, अलजी में हमेशा दा होता है और विद्रति में भी विदा होता है, तो यहाँ 89 आया। विनता क्या है? अवगाढ़ रुजा क्लेद पृष्ठे व अपि उदरे व, तो अवगाढ़ और रुजा और क्लेद से अधिकता होती है, यहाँ क्लेद अधिक है, ठीक है ना, याद रखना, क्योंकि प्रमेय है तो क्लेद रहेगा। पृष्ठे अपि, क्वेश्चन आएगा पृष्ठ और उदर में होने वाली कौन सी पीड़िका, बोलो बोलो बोलो, पृष्ठ और उदर में होने वाली कौन सी पीड़िका है? विनता, कौन सी विनता? आगे आगे आ जाओ। महती विनता नीला, नीला नीला किसका लक्षण है? नीला वर्ण पीला वर्ण पित्त का, तो याद रखना नीला पीड़िका कौन सी है? विनता। और ये याद रखना अवगाढ़ रुजा क्लेद पृष्ठे वापि उदरे वा, पृष्ठे वापि उदरे अपि वा। फिर आ जाओ लास्ट आज का विद्रति, लास्ट 7वें नंबर पे कौन सी थी? विद्रति। और यहाँ पर विद्रति की 2 भेद आते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। क्यों? क्योंकि प्रमेय पीड़िका से 2 प्रकार की विद्रति हो सकती है, तो बाह्य हो सकती है, आभ्यंतर हो सकती है। देखो लिखा है बाह्य विद्रति, विद्रति भ्रामक पीड़िका 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य और दूसरी आभ्यंतर। देखो विद्रति द्विधा आहु बाह्य आभ्यंतर तथा बाह्य। और बाह्य किसके आश्रित रहेगी? त्वक, त्वचा, स्नायु, मांसोत्ता, कंडरा, आभा, महारुजा। तो त्वचा स्नायु और मांस में उत्पन्न होती, कहाँ कहाँ? त्वचा स्नायु और मांस में होती, और उसकी आभा होती कंडरा के समान, ठीक है ना, और अत्यधिक वेदना होगी, ठीक है। और आभ्यंतर विद्युति के कारण और संप्राप्ति पढ़ लेना, बासी भोजन, मैं पढ़ता हूँ, बासी भोजन, विदाई अन्न, उष्ण रुक्ष शुष्क आहार, द्रव्यों का अधिक भोजन, विरुद्ध भोजन, अजी, सब कुछ आ गया इसमें, सब कुछ हेतु आ गए। आप चाहो तो ये याद कर लो बस, इससे आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। अब देखो कितने हेतु है, क्या क्या करेगा हम पेशेंट, तो हम तो कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं। विरुद्ध भोजन, अजीर्ण भोजन, संक्लिष्ट भोजन, विषम भोजन, प्रकृति विपरीत भोजन, दूषित मदिरा आदि का अत्यधिक सेवन, मलमूत्र का वेग रोकना, वेग धारण, अधिक परिश्रम, अनुचित आसन से व्यायाम, अनुचित आसन से शयन, अधिक भार ढोना, अधिक रास्ता चलना, अधिक मैथुन करना, इन सभी कारणों से कुपित बताते दोष शरीर को जिन जिन भीतरी अवयवों में प्रवेश करते हैं उन अवयवों में कठिन और गंभीर गांठ उत्पन्न कर देते हैं। ये गांठें हृदय, लोम, यकृत, प्लीहा, कुक्षी, वृक्क, नाभि फंक्शन, बस्ती प्रदेशों में उत्पन्न होती है, उनमें तीव्र वेदना होती है। तो ये आभ्यंतर विकृति के कितने स्थान है? बताओ कितने स्थान होते हैं आभ्यंतर विकृति के? 9, ये आएगा, ठीक है ना। अब हम ये कल पढ़ेंगे विद्युति से, ठीक है ना, विद्युति की निरुक्ति 95 से कल पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम हो गया 10 बजे, मेरा प्रॉमिस था, ठीक है ना, कि मैं 10 बजे तक पढ़ाऊंगा इसलिए, और ये कल चैप्टर हो जाएगा, कल ये चैप्टर हो जाएगा जल्दी से। चलो ठीक है, कल संडे में 2 क्लास करें मॉर्निंग में, बोलो बोलो जल्दी तुरंत।